भानगढ़ किले की रहस्यमयी दास्तान भाग 1। श्राप की शुरुआत। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला आज खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके खंडहर भी रहस्यों से भरे हैं। कहते हैं कि यहां सूरज ढलते ही प्रवेश करना मना है, क्योंकि रात होते ही यह जगह परछाइयों, अनसुनी आवाजों और अदृश्य शक्तियों से भर जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले की नींव में सिर्फ पत्थर और चूना नहीं, बल्कि एक श्राप की नींव भी है। भानगढ़ का वैभव 17वीं शताब्दी में यहां राजा माधो सिंह का शासन था। भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। ऊंची ऊंची दीवारें, शानदार महल, मंदिर और बाजार, चारों ओर खुशहाली थी। किले की रानी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहते हैं उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाए। राजकुमार और राजाओं से लेकर साधारण लोग तक उसे पाने की चाह रखते थे। काले जादूगर की नजर भानगढ़ के पास एक काला जादूगर सिंहिया रहता था। वह तंत्र, मंत्र और काले जादू का बड़ा ज्ञाता था। रत्नावती की सुंदरता से वह मोहित था और उसे हर हाल में पाना चाहता था। एक दिन उसने योजना बनाई। जब रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में तेल खरीदने आई, तो सिंहिया ने चुपके से उस तेल पर मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रानी उस तेल को शरीर पर लगाएगी, वह जादू के प्रभाव में आकर सिंहिया की दासी बन जाएगी। लेकिन रत्नावती साधारण स्त्री नहीं थी। उसने जादू को पहचान लिया। उसने तुरंत तेल का घड़ा उठाकर पास की चट्टान पर फेंक दिया। कहा जाता है कि चट्टान घिसटते घिसटते सीधे सिंहिया पर गिरी और उसी की मौत हो गई। मरते मरते सिंहिया ने श्राप दिया, यहां कोई नहीं बचेगा और यह किला हमेशा के लिए खंडहर बन जाएगा। श्राप का असर, श्राप सच हुआ। धीरे धीरे युद्ध, अकाल और बीमारियों ने भानगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया। एक दिन पूरा नगर वीरान हो गया। महल और मंदिर ध्वस्त हो गए। लोग कहते हैं कि जो आत्माएं उस समय मारी गईं, वे आज भी उसी रूप में किले में भटक रही हैं। रात होते ही किले की दीवारों से रोने चीखने की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने औरतों को नाचते और बच्चों को खेलते देखा है। भानगढ़ किले की रहस्यमयी दास्तान भाग 1। श्राप की शुरुआत। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला आज खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके खंडहर भी रहस्यों से भरे हैं। कहते हैं कि यहां सूरज ढलते ही प्रवेश करना मना है, क्योंकि रात होते ही यह जगह परछाइयों, अनसुनी आवाजों और अदृश्य शक्तियों से भर जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले की नींव में सिर्फ पत्थर और चूना नहीं, बल्कि एक श्राप की नींव भी है। भानगढ़ का वैभव 17वीं शताब्दी में यहां राजा माधो सिंह का शासन था। भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। ऊंची ऊंची दीवारें, शानदार महल, मंदिर और बाजार, चारों ओर खुशहाली थी। किले की रानी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहते हैं उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाए। राजकुमार और राजाओं से लेकर साधारण लोग तक उसे पाने की चाह रखते थे। काले जादूगर की नजर भानगढ़ के पास एक काला जादूगर सिंहिया रहता था। वह तंत्र, मंत्र और काले जादू का बड़ा ज्ञाता था। रत्नावती की सुंदरता से वह मोहित था और उसे हर हाल में पाना चाहता था। एक दिन उसने योजना बनाई। जब रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में तेल खरीदने आई, तो सिंहिया ने चुपके से उस तेल पर मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रानी उस तेल को शरीर पर लगाएगी, वह जादू के प्रभाव में आकर सिंहिया की दासी बन जाएगी। लेकिन रत्नावती साधारण स्त्री नहीं थी। उसने जादू को पहचान लिया। उसने तुरंत तेल का घड़ा उठाकर पास की चट्टान पर फेंक दिया। कहा जाता है कि चट्टान घिसटते घिसटते सीधे सिंहिया पर गिरी और उसी की मौत हो गई। मरते मरते सिंहिया ने श्राप दिया, यहां कोई नहीं बचेगा और यह किला हमेशा के लिए खंडहर बन जाएगा। श्राप का असर, श्राप सच हुआ। धीरे धीरे युद्ध, अकाल और बीमारियों ने भानगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया। एक दिन पूरा नगर वीरान हो गया। महल और मंदिर ध्वस्त हो गए। लोग कहते हैं कि जो आत्माएं उस समय मारी गईं,
वे आज भी उसी रूप में किले में भटक रही हैं। रात होते ही किले की दीवारों से रोने चीखने की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने औरतों को नाचते और बच्चों को खेलते देखा है। गांव का एक चरवाहा भटक कर गलियारे में चला गया था। अगले दिन वह खेतों में बेसुध पड़ा मिला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। वो मुझे बुला रही थी, रानी, लाल चूड़ियों वाली रानी। लेकिन जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। 4 दोस्तों का निर्णय। इन कहानियों से प्रेरित होकर 4 दोस्त आरव, नेहा, समीर और पंकज ने तय किया कि वे सच को उजागर करेंगे। आरव फोटोग्राफर था और उसे अजीब जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। नेहा इतिहास की रिसर्चर थी जो भानगढ़ के रहस्यों पर किताब लिख रही थी। समीर टेक प्रेमी था, उसने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए। पंकज सबसे हिम्मती था, बोला, हम डरने नहीं आए हैं, आज देखेंगे कि किले में सचमुच भूत है या सिर्फ अफवाह। रात का सफर। चारों दोस्त शाम ढलने से पहले ही गांव पहुंचे। लोगों ने उन्हें रोका लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। नेहा ने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की और बोली, अगर हम लौटे नहीं तो ये फुटेज सबूत होगा कि भानगढ़ का श्राप सच है। जैसे ही अंधेरा हुआ वे किले के अंदर गए। टूटी फूटी दीवारों पर चमगादड़ लटक रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुंधली हो रही थीं। अचानक एक पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर उनके सामने गिरा। नेहा चौंकी, क्या तुम लोगों ने ये देखा? कोई हमें देख रहा है। भाग 2। किले का सन्नाटा और गुमशुदगी। भानगढ़ किले के चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां दिन में तो किसी पर्यटन स्थल जैसी लगती थीं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वातावरण अचानक बदल जाता। हवा भारी हो जाती, पंछियों की चहचहाहट गायब हो जाती और पूरे इलाके पर अजीब सी उदासी छा जाती। स्थानीय लोग कहते थे, संध्या के बाद किले में जाना मना है, जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी। किले से कुछ दूरी पर बसे गांव में रामदीन नाम के बुजुर्ग रहते थे। वे अक्सर किले की तरफ जाने वाले पर्यटकों को रोकते और समझाते, बेटा मत जाओ उस ओर, रात को वहां ऐसी ताकतें जागती हैं जिन्हें इंसान समझ ही नहीं सकता। लोग उनकी बात सुनकर डर जाते, लेकिन कभी कभी कुछ जवान लड़के हिम्मत दिखाने के चक्कर में किले में घुस जाते। रामदीन ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक बार 5 कॉलेज के छात्र रात में गए और सिर्फ 4 ही लौटे। 5वां लड़का कभी नहीं मिला। गुमशुदा लोगों की कहानियां। पिछले कई सालों में कई गुमशुदगी के मामले हुए थे। पुलिस भी जांच के लिए गई, लेकिन जब रात ढलती तो सायरन की आवाज के बीच पुलिस वाले भी किले से भाग खड़े होते। कुछ सिपाहियों ने बताया था कि हमने अंदर औरतों के गाने की आवाज सुनी, जैसे कोई महफिल सज रही हो। जब टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा सिर्फ टूटी दीवारें थीं, कोई इंसान नहीं। कुछ लोगों ने वहां घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनी। एक बार तो एक कैमरे में किसी औरत की छाया कैद हो गई, जो अचानक दीवार से होकर गायब हो गई। किले का अंधेरा। गलियारा। किले के भीतर एक पुराना गलियारा था जिसे लोग शापित रास्ता कहते थे। कहते हैं वहां से जाने वाले को अदृश्य ताकतें पकड़ लेती हैं। पंकज हंसकर बोला, डरने की बात नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी गलियारे में से हल्की हल्की औरतों की हंसी सुनाई दी। पहली झलक। आरव ने कैमरा घुमाया और जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सामने दीवार पर लाल रंग की छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी एक औरत का, जिसने पुरानी राजस्थानी पोशाक और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी थीं। नेहा चीख उठी, ये रानी रत्नावती है। लेकिन पलक झपकते ही छाया गायब हो गई। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। अब वे जान चुके थे कि किले का श्राप कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। नेक्स्ट पार्ट में चारों दोस्त किले में और गहराई तक जाएंगे। उन्हें बंद दरवाजों और रहस्यमयी कक्षों का सामना होगा और धीरे धीरे रानी रत्नावती और जादूगर सिंहिया का असली राज सामने आने लगेगा। चारों दोस्त अब वापस लौटने की सोच भी नहीं पा रहे थे। डर उनकी नसों में दौड़ रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी उतनी ही गहरी थी। आरव ने कैमरा कसकर पकड़ रखा था। समीर बार बार रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक कर रहा था।
अचानक उसने चौंक कर कहा, दोस्तों, ये देखो, डिवाइस में लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहे हैं। मतलब यहां कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद है। नेहा कांपते हुए बोली, ये वही आत्माएं हैं जिनकी कहानियां सुनी थी। टूटा दरवाजा और अंधेरा। हॉलवे किले के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बड़ा सा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। दरवाजा पर अजीब सी उकेरी हुई आकृतियां थीं, त्रिकोण, सांप और उल्टे हाथ के निशान। पंकज ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था। दीवारों पर मशालों के निशान थे, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने जैसे वहां अंधेरा फैला रखा हो। जैसे ही वे अंदर गए, हवा और भारी हो गई। हॉल के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन रखा था। अजीब गंध और धीमी फुसफुसाहट। हॉल में अचानक चंदन और केसर जैसी गंध फैलने लगी, पर साथ ही एक सड़ांध भी महसूस हुई, जैसे सड़ी लाश की। समीर ने रिकॉर्डर ऑन किया। उसमें आवाज आई, क्यों आए हो? लौट जाओ। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये रानी की आवाज लग रही है। पंकज जोर से बोला, अगर सच में कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ। तभी हवा का तेज झोंका आया और सिंहासन के पीछे एक औरत की परछाई दिखी। उसने लाल घाघरा और भारी गहने पहने थे। उसके चेहरे पर नकाब था, पर आंखें आग की तरह चमक रही थीं। गुप्त सीढ़ियां। वह परछाई कुछ पल तक दिखी और फिर अचानक दीवार में समा गई। आरव ने देखा कि दीवार के पास पत्थर हल्का हिला हुआ था। उसने धक्का दिया और वहां से एक गुप्त रास्ता खुला। नीचे जाने वाली सुनकरी सीढ़ियां थीं, जिनसे ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, शायद यही वो जगह है जहां जादूगर सिंहिया तंत्र मंत्र करता था। चारों दोस्तों ने साहस जुटाकर नीचे जाने का निश्चय किया। तांत्रिक गुफा। सीढ़ियां उतरते उतरते वे एक गुफानुमा कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से मंत्र लिखे थे। बीच में एक टूटी हुई लोहे की कड़ाही रखी थी, जिसमें राख और हड्डियां पड़ी थीं। समीर ने रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक किया। स्क्रीन पर अचानक लाल लकीरें बनने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। अचानक पंकज ने चीखकर कहा, ये देखो, कमरे के कोने में खोपड़ियों का ढेर था। उन पर अब भी ताजा खून के धब्बे जैसे दिख रहे थे। भयानक आहट। गुफा में अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। चारों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज पास आती रही, टप टप टप। नेहा डर के मारे कांप गई। कोई हमें देख रहा है। आरव ने कैमरा घुमाया और तभी कैमरे में साफ दिखा एक काले चोगे वाला आदमी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सिंहिया की आत्मा। उसके आने से हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके हाथ सुन्न हो गए। अचानक आवाज गूंजी, मैं सिंहिया हूं, जिसने भानगढ़ को श्राप दिया। यहां से कोई जीवित नहीं जा सकता। चारों दोस्त स्तब्ध रह गए। पंकज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तू मरा हुआ है, तेरी कोई ताकत नहीं। सिंहिया की परछाई जोर से हंसी। ताकत? मेरी ताकत देखना चाहते हो? इतना कहते ही दीवारों पर लिखे मंत्र लाल चमकने लगे। कमरे में हवा तेज घूमने लगी। खोपड़ियां आपस में टकराने लगी। भागने की कोशिश। आरव ने चिल्लाकर कहा, भागो यहां से। चारों भागते भागते वापस सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन सीढ़ियां जैसे लंबी होती जा रही थी। वे ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे, पर ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। समीर ने घबराकर कहा, यह तो श्रापित रास्ता है, हम फांस चुके हैं। तभी अचानक नेहा का पांव फिसला और वह गिरते गिरते बची, पर उसकी हथेली पर खून लग गया। खून देखते ही गुफा में फिर वही औरत की आवाज आई, खून, यही चाहिए था। आवाजें और परछाइयां। अब चारों के चारों तरफ अनगिनत परछाइयां घूमने लगी। कोई बच्चे की हौंसी, कोई औरत का रोना, कोई आदमी की चीख। सारी आवाजें मिलकर कान फाड़ देने लगी। नेहा ने रोते हुए कहा, अगर हम और देर रुके तो कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। पंकज ने जोर से चिल्लाया, हम इंसान हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसी क्षण
उनके सामने रानी रत्नावती की परछाई फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। चारों दोस्त आरव, नेहा, समीर और पंकज अंधेरे गलियारे में खड़े थे। हवा भारी हो चुकी थी, दीवारें जैसे खुद सांस ले रही थी। अचानक चारों के सामने धुंध जमा होने लगी और उस धुंध से एक आकृति बनी, चमचमाती पोशाक, लाल घाघरा, माथे पर बिंदी और आंखों में आंसू। नेहा कांपते हुए बोली, ये रानी रत्नावती हैं। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई। उसकी आवाज ऐसी थी, किसी गहरी गुफा से आ रही हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये किला श्रापित है। रानी की व्यथा। नेहा ने हिम्मत करके कहा, रानी, हमें सच जानना है। सदियों से लोग कहते हैं कि भानगढ़ श्रापित है। आखिर आपका श्राप क्या है? आपने क्यों शांति नहीं पाई? रत्नावती की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी आत्मा शांति क्यों पाए? मैंने सिर्फ अपना सम्मान बचाया था, लेकिन उस काले तांत्रिक सिंहिया की नफरत ने पूरे नगर को नष्ट कर दिया। उसने मरते समय कहा था कि भानगढ़ कभी बस नहीं पाएगा। और सचमुच उसी रात से मौत और विनाश ने इस नगर को घेर लिया। उसका स्वर अचानक गुस्से बदल गया। मैं चाहती थी कि मेरे लोग सुख से रहें, पर उनकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। हर रात वे जागते हैं और सुबह के साथ फिर कैद हो जाते हैं। यही है मेरा श्राप, अधूरी आत्माओं का नगर। सिंहिया की हंसी अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से राख गिरने लगी और हवा में गूंजती हुई एक कर्कश हंसी सुनाई दी। हा हा हा, रत्नावती, तूने सोचा था कि मुझे हरा सकती है। मेरा श्राप अमर है। चारों दोस्तों ने देखा कि सामने लाल धुएं से सिंहिया की परछाई बनी। उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं और हाथों में तांत्रिक माला थी। सिंहिया गर्जा, ये जीवित इंसान मेरे हैं। इनके डर से मैं और शक्तिशाली होऊंगा। गुप्त सत्य। रत्नावती ने सिंहिया की ओर इशारा किया। इसकी आत्मा अधूरी है। इसकी शक्ति का स्रोत अभी तक नष्ट नहीं हुआ। जब तक इसका तंत्रिक कलश नष्ट किया जाए, यह हर रात जीवित रहेगा। नेहा ने पूछा, वो कलश कहाँ है? रानी बोली, किले के सबसे गहरे तहखाने में, जहां किसी इंसान का जाना मौत बुलाने जैसा है। समीर कांप गया। मतलब हमें तहखाने में जाना होगा? रत्नावती ने सिर झुकाया। हां, पर याद रखना, कलश तोड़ने के लिए किसी इंसान को अपना खून बहाना पड़ेगा। बलिदान बिना यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। भयावह गलियारा जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, चारों को लगा कि दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ रहे हैं। आवाजें गूंज रही थी, मत जाओ, मत जाओ, मौत वहीं है। पंकज दांत भींचकर बोला, हम सच जानने आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। गलियारा उतरते वे एक तहखाने में पहुंचे। वहां खोपड़ियों का ढेर था। दीवारों पर मंत्र खुदे थे और बीच में लोहे की एक कड़ाही रखी थी। उसके अंदर काला धुआं घूम रहा था। नेहा कांपते हुए बोली, यही है सिंहिया का कलश। रक्त की मांग सिंहिया की परछाई और विशाल होकर प्रकट हुई। इस कलश को छुआ तो तुम सब राख हो जाओगे, पर अगर किसी ने अपना खून चढ़ाया तो वह आत्मा सदा के लिए मेरी हो जाएगी। रत्नावती चिल्लाई, झूठ। खून का बलिदान तेरी शक्ति नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तुझे जला देगा। अब चारों दोस्तों के सामने चुनाव था। आरव बोला, मैं करूंगा ये बलिदान। मैंने ही तुम सबको यहां खींचा। समीर ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा सिर्फ मशीनों में उलझा रहा। अगर आज मेरी मौत से सैकड़ों आत्माएं मुक्त होंगी, तो यही मेरी असली जीत होगी। पंकज गरज उठा, किसी एक की क्यों? अगर जरूरत पड़े तो हम सब। अनुष्ठान की शुरुआत। अचानक रानी रत्नावती ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें गूंज उठीं। हलीं क्लीं भूतनाथाय नमः। चारों दोस्त कलश के चारों ओर खड़े हो गए। आरव ने अपनी हथेली चाकू से काटी और खून की बूंदें कलश पर टपकाईं। सिंहिया चीखने लगा, नहीं, रुको, ये मत करो। जैसे जैसे खून की बूंदें गिरती गईं,
कलश लाल चमकने लगा, काला धुआं आग में बदल गया। सिंहिया का अंत। सिंहिया तड़पने लगा, उसकी परछाई लपटों में घिर गई। नहीं, मेरा श्राप अमर है, कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन रानी ने हाथ उठाया और जोर से बोली, तेरा अंत आज होगा सिंहिया। आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि पूरा तहखाना हिल उठा। सिंहिया की चीखें दूर दूर तक गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई राख में बदल गई। रानी की मुक्ति आत्माओं की जंजीरें टूट गईं। कैद आत्माएं रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ने लगीं। रानी की आंखों में अब शांति थी। सदियों बाद हमें मुक्ति मिली। तुम्हारे साहस को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। उसने चारों दोस्तों को आशीर्वाद दिया। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई भी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण भानगढ़ की दीवारों पर पड़ी। सदियों बाद ऐसा लग रहा था कि किला कुछ हल्का हो गया है। हवा अब उतनी भारी नहीं थी। पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त आरव, नेहा, समीर और पंकज तहखाने से बाहर निकले। उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन चेहरों पर संतोष था। उन्होंने वो कर दिखाया था जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। भानगढ़ का श्राप तोड़ दिया था। किले का बदलता चेहरा। किले की टूटी फूटी दीवारों पर अब धूप की चमक कुछ और ही प्रतीत हो रही थी। पेड़ पौधे जो अब तक सूखे और वीरान लगते थे, उनमें हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। नेहा धीरे से बोली, क्या तुम लोग महसूस कर रहे हो? यह जगह अब डरावनी नहीं लग रही। समीर ने गहरी सांस ली। हां, जैसे कोई बोझ हट गया हो। शायद सच में यहां की आत्माएं मुक्त हो गई हैं। लेकिन तभी हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो आवाज रानी रत्नावती की थी। शायद उसकी आत्मा अंतिम विदाई कह रही थी। गांव वालों की हैरानी। जैसे ही वे किले से बाहर निकले, आसपास के गांव वाले हैरान रह गए। सदियों से वे लोग सूरज ढलने के बाद किले की ओर नजर तक नहीं उठाते थे, लेकिन आज सूरज उगते ही उन्होंने देखा कि किला किसी डर की बजाय रोशनी से चमक रहा था। एक बुजुर्ग गांव वाला उनके पास आया और कांपते हुए बोला, बेटा, तुम लोग कौन हो? ये कैसा चमत्कार कर दिया तुमने? रात भर इस किले से चीखें आती थीं, लेकिन आज पहली बार शांति है। आरव ने हल्की मुस्कान दी। हमने सिर्फ सच जानने की कोशिश की थी और रानी रत्नावती ने हमें रास्ता दिखाया। गांव वाले भावुक होकर उनके पैर छूने लगे। तुमने भानगढ़ को नया जीवन दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब गांव वाले खुशी मना रहे थे, तभी पंकज ने किले की ऊपरी मीनार की ओर देखा। वहां उसे धुंधली सी परछाई दिखी, लंबा काला चोगा, जलती हुई आंखें। पंकज चौंक गया और बाकी को इशारा किया। देखो, वो कौन है? नेहा ने ऊपर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। शायद तुम्हारा वहम होगा, पर पंकज के मन में शक बैठ गया। क्या सचमुच सिंहिया का अंत हो गया था, या फिर उसकी शक्ति का कोई अंश भी बाकी था? दिल दहला देने वाली रात। चारों दोस्त गांव के एक मकान में रुके। सब बेहद थके हुए थे। रात को जब सब सो रहे थे, तभी आरव की नींद अचानक टूटी। उसने खिड़की से बाहर देखा। किले की तरफ हल्की लाल चमक रही थी। आरव फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो कलश नष्ट कर दिया था। अचानक उसके कान में धीमी आवाज आई, मैं अमर हूं। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। सुबह होते ही वे फिर किले की ओर लौटे। किले के तहखाने में अब कलश नहीं था, सिर्फ जली हुई राख पड़ी थी। लेकिन राख के बीच एक छोटी सी काली अंगूठी चमक रही थी। नेहा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जलने लगी। आह! वह चिल्लाई। राख से धुंधली आवाज गूंजी, जब तक ये अंगूठी मिट्टी में दबी है, मेरी आत्मा का अंश जीवित रहेगा। समीर डर से पीछे हट गया। मतलब श्राप पूरी तरह टूटा ही नहीं? रानी की धुंधली परछाई एक बार फिर प्रकट हुई। सिंहिया की शक्ति बहुत गहरी थी। तुमने उसका अंत किया, लेकिन ये अंगूठी उसकी बची हुई ऊर्जा है। इसे नष्ट करना इंसानों के बस की बात नहीं। इसे हमेशा यहीं दबाकर रखना होगा, वरना श्राप लौट आएगा।